गुड मॉर्निंग ऑल। साहिल आप आए नहीं तो कुछ समझेगा नहीं आपको। देखूंगा। आज नहीं समझेगा। तू समझ रहा है मैं तेरे को क्या बोल रहा है? हाँ। ऐसे ही कुछ इधर मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि तेरे पे घुमाए तो तेरे को अकाउंट आ जाएगा। करेक्ट लेक्चर आना पड़ता है उसको। चलो, वी आर इन विच स्टैंडर्ड? वी आर इन विच स्टैंडर्ड? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अग्रेड। तुम लोग इधर थोड़े आ जाओ ना यार। मेरा गला पकड़ लेगा इधर देख देख के तेरा। इधर बैठना, ये भी दीवार को टच कर तो बैठा आराम से। ओके ऐसा है। वो है ना थर्ड वाला बेंच नहीं है? ठीक। नो प्रॉब्लम। करेक्ट। हाँ मैं एडजस्ट करेगा बेटा। तुम लोग कहाँ एडजस्ट कर पाएगा? वैसे भी 3-4 लेक्चर है, थोड़ा बेयर कर लो। चलो स्टार्ट करो। બહુ ભણે છે। ઓહો। હવે તું એક મને બધા ઓલા મોકલવાની થઈ, થોડા મોકલતી જજે ને। स्टार्ट करें। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। करेक्ट। When carrying value is more than recoverable amount, we can say it is impairment of asset। हमने कल क्या सीखा? इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। आज उसके रिवर्सल का बात करते हैं कि ये इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकता है क्या। अभी इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो हम ये कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। करेक्ट। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। AS20 परमिट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। क्या एंट्री आएगा बोलो? इम्पेयरमेंट मतलब रिडक्शन, रिवर्सल मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ाने का, वापस बढ़ाने का। एंट्री क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट। टू व्हाट? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। एंड फिर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट किधर से आएगा? PNL। क्लियर? लिखो। પછી આ અટેચ કરી દઈશ કે નવી બુકમાં લખી? આજે બહુ બધું છે તો પછી અહીંયા ક્યાંય નથી નીચે? તો લઈ આવજે બ્રેકમાં, કે હમણાં જવું છે? એસ પર लिखो। AS28, सॉरी एस पर नहीं, AS28 permits reversal of impairment loss। provided there are indications of reversal of impairment loss charged previously।
reversal of impairment loss charged previously. Next line, accounting treatment. एसेट बढ़ेगा ना वैल्यू, एसेट अकाउंट डेबिट एसेट डेबिट या फिर प्रोविजन डेबिट, एक मिनट स्लैश करके लिख दो ना। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट अकाउंट। अब ये रिवर्सल का क्या करेंगे? अगर इम्पेयरमेंट लॉस जब भी हुआ था तभी वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने अगर एडजस्ट हुआ रहेगा तो अभी रिवर्सल में रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा देने का। कितना रिवर्स कर रहे हैं चेक करना पड़ेगा कंडीशन। आगे बढ़े। लिखो दो कंडीशंस हैं, सो ध्यान से लिखना। फर्स्ट, द रिवर्सल अमाउंट cannot exceed the actual reversal available. इसका एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा तो ही क्लियर होगा। सेकेंड,
द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, आप एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो उसका वैल्यू रिवाइज होगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल कैन नॉट एक्सीड cannot exceed the carrying value of asset had impairment loss had had impairment loss not being charged। इससे जो हम गुड्स बनाते हैं, मशीनरी है, इससे हम जो गुड्स बनाते हैं, ध्यान से सुनना, वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, करें। अगर वो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा डॉलर्स में आता है, फॉरेन करेंसी में आता है। अब ये कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में है, क्या करने का? नहीं, पहले कन्वर्ट करने का कि पहले डिस्काउंट करने का? क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, वो तो फ्यूचर वैल्यू है, डॉलर्स जो आएगा वो। सोचो, पहले डिस्काउंट करने का। कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? डिस्काउंटिंग रेट अप्लाई करेंगे ना, इंडिया का अप्लाई करें कि फॉरेन कंट्री का? फॉरेन का अप्लाई करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी का जो कैश फ्लो है उसको पहले वहां पे ही प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का, फिर स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करने का, तो मिल जाएगा वैल्यू इन यूज। समझा? लिखो, कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी। देखो, इफ एन एसेट is generating cash flows in foreign currency, then we should calculate present value of foreign currency cash flow by using foreign discounting rate।
and then the present value will be translated by using spot rate. समझा नहीं समझा? मतलब पहले डिस्काउंट करो, बाद में कन्वर्ट करो, बराबर है? इलस्ट्रेशन लिखो, लिखना है ना? लिखो WDV of asset cash flow in dollars year 1, year 2, year 3, चलो 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो। कैरिंग वैल्यू कितना? कैरिंग वैल्यू कितना? 2 lakhs। सेकेंड क्या फाइंड करेंगे बेटा? अच्छा बच्चा है। नेट सेलिंग प्राइस दिया है क्या? ये नेट सेलिंग प्राइस दिया है क्या? साहिल कैलकुलेट करने आता है ये? क्यों? ये सिखाया है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना। इसके लिए लेक्चर आना पड़ता है बेटा, कभी कभी आता है, फिर कुछ जो लेक्चर नहीं आता है वो लेक्चर में ऐसे सब मिस हो जाता है। ये सीखा उसको सुफियान, बता कैसे करने का, बता। ये सुफियान बरोबर सीखा उसको। बोलो 80 पहले क्या किया? डिस्काउंट किया, करेक्ट। पहले डिस्काउंट किया फिर कन्वर्ट किया, याद रहेगा। ओके
cash generating unit. ये क्या होता है? कट करो। क्या होगा? Now, what is cash generating unit? Cash generating unit is a group of assets. अब तक हमने इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट सीखा, अभी ग्रुप ऑफ एसेट का इंपेयरमेंट सीखेंगे. Why group of asset is required? Correct? Let us take one example. This is our premises. This is our classroom. अब ये क्लासरूम का वैल्यू कम हो गया है. Let us assume it is on ownership. हमारे बैलेंस शीट में ये एसेट में दिख रहा है. करेक्ट? क्या क्या दिख रहा है? सो ये प्रॉपर्टी दिख रहा है एसेट में, फर्नीचर दिखता है एसेट में, एसी दिख रहा है एसेट में. करेक्ट? प्रोजेक्टर एसेट में. दिस लैपटॉप सिस्टम एवरीथिंग इज देयर ऑन द एसेट साइड. अभी ये प्रोजेक्टर है ना, उसमें ऐसा हमें लग रहा है टेस्टिंग किया तो कि इसका वैल्यू बहुत कम हो गया. इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग किया तो वी केम टू नो कि इसका वैल्यू इंपेयर हुआ है. तो अभी इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने गए तो बुक में वैल्यू है हमारे पास लाइक 10,000 रुपीज. रिकवरेबल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो नेट सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास, चलो ले लिए. करें वैल्यू इन यूज कैसे फाइंड करें? डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू करेंगे बराबर, बट ये प्रोजेक्टर कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? ये प्रोजेक्टर के वजह से कितने एडमिशन होते हैं, कितना पैसा आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई? समझ रहा है? ये सिस्टम है. अब ये सिस्टम 2-3 साल यूज किया, बाद में इंपेयर हो गया. हर साल नॉर्मल डेप्री तो चार्ज कर ही रहे हैं हम लोग, बट अभी इंपेयर हो गया और रिडक्शन हो गया. इसका कैश फ्लोस कैसे फाइंड करें? तो अगर इंडिविजुअल एसेट का कैश फ्लो फाइंड नहीं कर सकते तो क्या करने का? तो ग्रुप ऑफ एसेट साथ में लेने का, इन सबका मिला के इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का. ये पूरे क्लासरूम का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा. प्रीमाइसेस, फर्नी, प्रोजेक्टर, एसी एंड पूरा सिस्टम. और वो अभी बोलो ये क्लासरूम कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, क्लासरूम कैश जनरेट करता है. इसमें बैचेस पे बैचेस चलते रहते हैं तो पैसा जनरेट होता है. सो नाउ इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई के कैश फ्लो कितना है फ्रॉम ऑल द एसेट्स टुगेदर. और वो सारे एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट्स को हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट. यूनिट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट. ये ग्रुप ऑफ एसेट इज जनरेटिंग कैश फ्लो. इंडिविजुअल एसेट अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है तो उसका एक सीजीयू बनाने का और वो सीजीयू का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का. अभी इधर डाउट आएगा, नव्या होती तो आता. आर्यन को डाउट आया कि सर ये प्रोजेक्टर का भाव कम हुआ है, इसमें रिडक्शन है, तो ये प्रीमाइसेस को क्यों इंपेयर कर रहे हो? एसी को क्यों इंपेयर कर रहे हो? इसके भाव थोड़ी कम हुआ है. But if individual asset is not capable of generating any cash flow or we cannot identify how much cash flow is generated, we have to go for impairment testing of entire group. And in that group of asset, whether particular asset is impaired or not impaired, that we should not check. We have to reduce the value of that particular asset.
इन शॉर्ट, आग लगता है ना, तो सूखा घास तो जलता ही है, गिल्ला वाला भी जलता है। समझ रहा है? सच्ची बोल रहा हूं। जलता है तभी सब जलता है, मतलब जो एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है ना, तभी सारे एसेट बेर करेंगे वो। ग्रुप ऑफ एसेट का बुक वैल्यू लेने का, ग्रुप ऑफ एसेट का रिकवरेबल अमाउंट लेने का, एंड ग्रुप ऑफ एसेट का इंपेयरमेंट लॉस आएगा, वो इंपेयरमेंट लॉस सारे एसेट्स को एसेट के रेशियो में डिवाइड कर देने का। वो कैसे करना है उसका मैं इलस्ट्रेशन वगैरह करवाऊंगा। पूरा गया कि गया? समझा? या देखो, it may happen that particular asset shows indication of impairment, but it does not have its individual recoverable amount. In that case, we should bring the asset along with a group of other assets that generates cash flows. ये समझा? Next line. In this scenario, we have to do impairment testing of group of assets. And impairment loss, if any, then it will be, if any, then it will be allocated to all assets of CGU in the ratio of adjusted carrying value. बोलो, यहां तक समझा? क्लियर? एडजस्टेड कैरिंग वैल्यू लिखा ना?
एक एग्जाम्पल लिखो। पर्टिकुलर्स, ये घाटकोपर में वी हैव फर्नीचर, लैपटॉप, कैमरा एंड एंटायर सिस्टम। फर्नीचर, लैपटॉप, कैमरा, ये तीनों मिला के एक सीजीयू है, करेक्ट। सीजीयू का टोटल बराबर। फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का कैरिंग वैल्यू। लैपटॉप बराबर है। रिकवरेबल अमाउंट इसका नहीं है, फर्नीचर का नहीं है, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल नहीं है ना, तीनों का मिला के रिकवरेबल अमाउंट है। तो भी इंपेयरमेंट लॉस आया, कितना आया लॉस? 50,000। हम 10:6:4, मतलब जो कैरिंग वैल्यू है ना वो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है? समझा? तो कोई पूछेगा सीजीयू क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स। अभी तक इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट किया, अभी ग्रुप ऑफ एसेट का कर रहा है। इसके नीचे लिख लो 1-2 पॉइंट। एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव मल्टीपल CGUs. An organization may have multiple CGUs. आगे, if CGU is impaired, then all assets in CGU are impaired. क्वेश्चन नंबर 12 इंस्टीट्यूट मटेरियल में दिया।
अभी 12 एंड 13 दो सम करना है, 14 15 16 कैंसिल कर दो। ट्वेल्व एंड 13 करेंगे। गुड ड्रग्स एंड फार्मा कंपनी अक्वायर्ड, क्या अक्वायर किया? सैशे फिलिंग मशीन, इन शॉर्ट मशीन, on 1st April 2021 for 60 lakhs. What is 60 lakhs? Cost. Machine was expected to have a productive life of, at the end of financial year 21-22, at the end of financial year 21-22 मतलब first year, carrying amount was 41 lakhs. A short circuit occurred in this financial year, but luckily machine did not get badly damaged. Was still in working order at the close of the financial year. समझा नहीं समझा? The machine was expected to fetch what? If sold in the market. The machine by itself is not capable of generating cash flows. Correct? However, the smallest group of assets comprising of this machine also is capable of generating cash flows 54 crore per annum and has carrying amount of 3.46 crore. All such machines put together could fetch sum of 4.44 crore if disposed. Discuss applicability of impairment loss. समझा गया? सैशे फिलिंग मशीन कभी लिया बोलो? 1 अप्रैल 2021। कितने में लिया? लाइफ कितना? 6 years। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 21-22 कितना है? फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, करेक्ट, एंड उसके कारण मशीनरी डैमेज हुआ, बट बैडली डैमेज नहीं हुआ, थोड़ा डैमेज हुआ। द मशीन वॉज एक्सपेक्टेड टू फेच, अगर बेच दिया ये मशीन तो कितना मिलेगा? बट मशीन, ये खुद मशीन इज नॉट एबल टू जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, इसलिए एक छोटा सा ग्रुप बनाया, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? दिस मशीन ऑल्सो। ये छोटा ग्रुप ऑफ एसेट को हम बोलते हैं सीजीयू, करेक्ट, is capable of generating cash flow. Machine is not able to generate cash flow, but this small group of assets are capable of generating cash flow. कितना कैश फ्लो? बराबर है, and has a carrying amount of 3.46 crore. ओके, आगे ये 3.46 करोड़ किसका कैरिंग अमाउंट है? सीजीयू का, ग्रुप ऑफ एसेट का। 54 करोड़ पर एनम का कैश जनरेशन है। ऑल सच मशीन्स पुट टुगेदर कुड फेच 4.44 करोड़ इफ डिस्पोज। ये क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। समझा कि नहीं समझा? कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, लिखो। क्वेश्चन रिलेट्स टू AS 28 impairment of assets. लिखो, in the given case a sachet filling machine is not capable of generating individual cash flows.
hence small group of assets taken together for impairment testing क्लियर लिखो बोलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे नहीं कैरिंग वैल्यू किसका सीजीयू का कैरिंग वैल्यू चाहिए कितना है 3.46 करोड़ समझाइए बोलो कितना है इम्पेयरमेंट लॉस नो इम्पेयरमेंट लॉस क्यों रिकवरेबल अमाउंट इज मोर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स अभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है इसीलिए वो अपन 13th वाला है ना अभी करेंगे स्टार्ट करें यू नो गुडविल बुक में कभी आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड आई होप यू ऑल नो ओनली purchased goodwill can be recognized acquired goodwill can be recognized in the books like and one more point goodwill cannot generate any cash flow उसका कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं होता है कि ये गुडविल मैंने अक्वायर किया गुडविल इसका पर्टिकुलर गुडविल का कितना पैसा मिलेगा कैश फ्लोस कितना आएगा वी कैन नॉट आइडेंटिफाई लाइकवाइज कॉर्पोरेट एसेट्स सुना है कॉर्पोरेट एसेट्स हेड ऑफिस के एसेट्स अभी लेटेस्ट से रिलायंस के नंबर ऑफ ब्रांचेस है बट रिलायंस का एचओ तो मुंबई में तो वो एचओ का जो भी एसेट्स रहेगा वो एसेट्स कोई कैश जनरेट नहीं करता रहेगा क्योंकि एचओ में सेल होता ही नहीं है ओके आई विल टेक वन एग्जांपल प्रोफेशनल एकेडमी मुलुंड घाटकोपर वी हैव बोरीवली अंधेरी करेक्ट गोरेगांव भी ओपन किया है अभी यहाँ पे गोरेगांव किया है वहां पे भाईंदर भी किया है एंड यहाँ पे मुंब्रा एंड भिवंडी भी किया है पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि इतने सारे ब्रांचेस हैं ये सारे ब्रांचेस प्रॉफिट सेंटर्स हैं ये सारे ब्रांचेस कैश फ्लो जनरेट करते हैं बट अभी हमारा एचओ बोरीवली में ब्रांच तो है और बाजू वाले बिल्डिंग में हमने हेड ऑफिस रखा है अभी वो एचओ में जो भी एसेट्स रहेंगे वो कोई कैश जनरेट ही नहीं करना वो तो कॉस्ट सेंटर है कॉस्टिंग के भाषा में बोलूं तो उधर सिर्फ खर्चा ही होने वाला है वो सारे डिसीजन मेकिंग के लिए है अकाउंटिंग संभालने के लिए है ऐसा सेपरेट हेड ऑफिस बना के रखा है यस और नो so corporate assets and goodwill does not have their own cash flows तो इसका क्या करने का उस पर डिस्कशन है कॉर्पोरेट एसेट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम गुडविल वाला एक सम करवाऊंगा मेन गुडविल का इम्पेयरमेंट कैसे करने का करेक्ट सुनो लिखो goodwill is recognized in the financial statement on account of application of AS 14
Next line. An entity cannot recognize self-generated goodwill in its books of accounts. Next line. An entity can recognize only purchased goodwill. That is excess of purchase consideration over net assets taken over. यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन. Goodwill and corporate assets do not have their own cash flows. Own cash flows. Hence, testing goodwill or corporate assets for impairment we need to bring them as a part of CGU. Next line. If impairment testing resulted into loss, then that impairment loss should be written off or adjusted against goodwill first. पहले गुडविल के सामने इंपेयरमेंट लॉस एडजस्ट करने का याद रखना. पहले गुडविल के सामने इंपेयरमेंट लॉस एडजस्ट करने का. गुडविल का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं होता है तो उसको सीजीयू में इन्वॉल्व करने का और फिर पूरे सीजीयू का इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का. और लॉस आया पहले गुडविल के सामने एडजस्ट करो, बाद में दूसरे एसेट के सामने एडजस्ट करो. ये सिंपल लॉजिक. करेक्ट. आगे लिखो इधर. इंपेयरमेंट ऑफ goodwill and corporate assets बीच में लिखो, दो ब्रांच में डिवाइड कर दो.
देखो ये है ना एमसीक्यू में आने वाला, इसीलिए करवा रहा हूं, बाकी टेंशन नहीं लेने का। इफ गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स आर अलोकेबल टू सीजीयू, अलोकेबल, मीनिंग समझो इसका जरा। लाइक मुंबई में एक हमारा सीजीयू है, लैंग्वेज समझा? अहमदाबाद में एक सीजीयू है, बैंगलोर में एक सीजीयू है, हमारे 3 सीजीयू। करेक्ट। अभी हमने अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया। क्या टेक ओवर किया? ऑर्गेनाइजेशन को हमने, एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने टेक ओवर किया, और उसको हम, उसका नेट एसेट 100 करोड़ का था, हमने 110 करोड़ पे किया। 10 करोड़ ज्यादा पे किया, कहना ऐसे गुडविल के लिए पे किया, बराबर? अभी बोलो, सोच समझ के बोलो। ये गुडविल मुंबई के सीजीयू को बेनिफिट देगा, अहमदाबाद के सीजीयू को बेनिफिट देगा, कि बेंगलोर के सीजीयू को बेनिफिट देगा? उसको बोलते हैं गुडविल इज अलोकेबल टू सीजीयू, स्पेसिफिकली अलोकेबल। स्पेसिफिक बेनिफिट सिर्फ अहमदाबाद को होने वाला है क्योंकि उधर एक हमने टेक ओवर किया है, उसको बोलते हैं गुडविल इज अलोकेबल। समझा नहीं समझा? अगर गुडविल अलोकेबल है तो हम क्या करेंगे, सुन लो, बॉटम अप टेस्ट करेंगे, परफॉर्म, बॉटम अप टेस्ट करेंगे। If goodwill or corporate assets are not allocable to CGU, then perform bottom up test एंड टॉप डाउन टेस्ट। ये 2 टेस्ट करना पड़ेगा इफ नॉट अलोकेबल। एमसीक्यू में आता है ये कि गुडविल इज अलोकेबल, कौन सा टेस्ट करने का? बॉटम अप, बॉटम अप टेस्ट। एंड नॉट अलोकेबल तो 2 टेस्ट करना पड़ेगा, पहले बॉटम अप, नीचे से ऊपर, एंड देन टॉप डाउन। एसी बंद करवाना। एक मिनट, यहां तक समझा? क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। वेरी गुड क्वेश्चन वी हैव। 2 बार रीड करना, तो भी नहीं समझेगा तो मैं करवाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, हाँ मतलब हाफ एन आवर, 20-25 मिनट्स वी विल टेक, फिर ब्रेक लेंगे। पहले ये पढ़ो अच्छे से, 2 बार पढ़ो। ABC Corporation acquired LMNS business
on 31st March 2007 for 2,500 lakhs. The details of acquisitions are as under. ये बिजनेस परचेज किया और बिजनेस परचेज करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट किया, देन इट इज फॉर गुडविल. बराबर है. फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, मतलब जो एसेट हमने परचेज किए उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें, वैसे 2000 लाख के एसेट्स हैं. कितना ज्यादा पे किया बोलो? तो 500 क्या रहेगा? गुडविल. दे दिया है क्लियरली, समझाइए. द एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ अक्वायर्ड एसेट इज 8 years. गुडविल कितने साल में अमोर्टाइज करना है? ABC uses straight line method of depreciation. No residual value is anticipated. समझा नहीं समझा? On 31st March 2009, ABC Corporation estimated the significant decline in what? Due to changed government policies. Net selling price of identifiable asset is not determinable. समझाइए. Cash flow forecast based on recent financial budget for next 6 years after considering changed government policies are as follows. Incremental financing cost is 10%. Actually 13, 14, 15, 16 सब एलिमिनेटेड है, पर आई वॉज लाइक के 13 करते हैं तो तुमको थोड़ा गुडविल का समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. बाकी ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो सी फाइनल में यू विल लर्न इन डेज. करेक्ट. ये कोई स्टडी मैट के क्वेश्चंस नहीं है, कहाँ पे भी दिया हुआ नहीं है, कोई ऑथर के बुक से डाला हुआ है. वो भी कौन सा ऑथर? तो सीए फाइनल में जब भी वो क्वेश्चन चैप्टर थे तभी वहां से उठा के इधर डाल दिए. करेक्ट. सो इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग कॉस्ट कितना है? 10%, विच रिप्रेजेंट करंट मार्केट असेसमेंट एट द टाइम ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मतलब ये 10% अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर है. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब कितना? 6 साल का कैश फ्लोज दिया है. ये फ्यूचर वैल्यू, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे. बराबर है. तो मुझे वैल्यू इन यूज मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? वैल्यू इन यूज. नेट सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो वैल्यू इन यूज इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा. पहले कैरिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इम्पेयरमेंट लॉस. हाँ, तो पहले उसको गुडविल के अगेंस्ट में बचा हुआ जो भी रहेगा वो आइडेंटिफाइबल एसेट के सामने एडजस्ट कर. बराबर है. वेरी गुड. द अक्वायर्ड बिजनेस इज व्हाट? कम ऑन. तो ये सीजीयू का बात कर रहा है. अभी ये क्वेश्चन में गुडविल है कि नहीं है? है. तो गुडविल का इम्पेयरमेंट अगर मुझे करना है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग अगर मुझे करना है, तो उसको सीजीयू के साथ लाना पड़ेगा, बाद में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होएगा. फाइंड आउट व्हाट? रिसीव्ड नहीं, ये रिवाइज. रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन अदर एसेट्स. क्वेश्चन समझा क्या? लिखो. Question number 13. This question relates to AS28, impairment of asset. क्या फाइंड करेंगे पहले हम? बिजनेस कभी खरीदा? टेस्टिंग कभी हो रहा है? तो 2 साल का WDV फाइंड करना पड़ेगा ना पहले.
बोलो, एक कितने का एसेट खरीदा था? गुडविल। 2009 पे पहुंचना है ना? गुडविल तो 5 साल में राइट ऑफ करना है। सो हर साल 100 100 100 आएगा। सो 2 साल कंप्लीट हो गया तो इसका 200 को हमने राइट ऑफ कर दिया रहेगा। और इसका लाइफ 8 साल है ना? 500 आएगा। वर्किंग बताओ क्या समझेगा? स्टेप 1 कैरिंग वैल्यू फाइंड किया। अभी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करेंगे। बराबर है फैक्टर 0.90 6830 है ना? लास्ट वाला बाइट नहीं है, मुझे बताओ। ये कैलकुलेट करने आता है क्या साहिल? बोलो। नहीं, 289.05। फिर ये 05 बोला। पॉइंट। तूने वो 05 लिया था, वो हिसाब से किया क्या?
चेक करो जल्दी, टोटल करने में मिस्टेक। आर्यन, 1337, फिर टोटल करने को नहीं आते कैलसी पे। तो फिर इस सब में एरर होएगा, तेरे को आता नहीं रहेगा। सारे डिजिट लिए, जो लिखा है उसका टोटल चाहिए, या सारे लिखो। इधर तक क्लियर? हाँ, अभी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना है। दो चीज मिल गया ना, कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। अभी कैरिंग वैल्यू, सीजीयू का कैरिंग वैल्यू चेक करो, ऊपर फर्स्ट में कितना था। गुडविल, रिकवरेबल अमाउंट किसका है, सीजीयू का है कि गुडविल का है? दोनों का है। कितना है? 52। समझा नहीं समझा? हाँ, तो अभी इंपेयरमेंट लॉस आ गया, तो क्लोज कर दो। किसके सामने एडजस्ट करेंगे पहले बोलो? पूरा गुडविल निकल गया ना? और इधर 162.52 आएगा, बाकी का ये एसेट के सामने एडजस्ट करेंगे। बोलो 1। समझा कि नहीं समझा? पक्का? That's it. This is the end of what? 28। सच बोलो, ये 28 क्लियर? पक्का? That's it. We will go for break. Doubt? We will go for break. क्या हो गया? चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद AS 15 करेंगे। चलो अभी पढ़ते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग कौन देखने वाला है? नव्या ही देखने वाली है। नव्या, आपकी बात चालू थी बेटा इतनी देर से। ये नहीं, अभी एंजॉय का बात कर रहे हैं। हाँ, अभी पब्लिक आता ही नहीं क्या?
चलो पढ़ते हैं अभी आगे। कौन सा लीव बोला? सबैटिकल लीव, मतलब एजुकेशन के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम लोग को एम्प्लॉय को भेजेंगे कि जा भाई 2 साल जा, ट्रेनिंग लेके आ, एजुकेशन लेके आ। करेक्ट? ट्रेनिंग नहीं, एजुकेशन लेके आ। आगे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट। कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया, बेल नहीं है, बचा देखो, कोई आया तो चालू है, बजा तो 2-3 बजा। शांत का नंबर है, देख कॉल कर। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट मतलब कोई एम्प्लॉय हैंडीकैप हो गया, काम करते करते इंजर्ड हो गया, उसको हम बोलेंगे डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू एंटायर लाइफ। तो तू इधर ही काम करेगा, हम तेरा सैलरी इतना मेंटेन करेंगे, ये करेंगे, तेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। प्रशांत भाई पानी दे, बेल बचता है क्या ऊपर? तो इधर किससे बात करते हैं पता ही नहीं चलता है। एक मिनट। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट यहाँ तक क्लियर? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, फिर रिटायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर पेएबल, देखो इसमें these are payable on or after retirement. फर्स्ट में रिटायरमेंट में एग्जांपल देखो, ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल केयर एटसेट्रा। क्लियर? टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है ये? देखो, इट इज लमसम अमाउंट पेएबल on premature retirement. On premature retirement. Example, VRS. Retrenchment benefit. Retrenchment benefit.
स्टार्ट करूँ? चलो, यहाँ तक 2 पॉइंट याद रखना। एक, एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय इंक्लूड्स व्हाट? फुल टाइम एम्प्लॉयज, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, देन कैजुअल एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्सन, वो सब इसमें आ जाए, बराबर है? परमानेंट, टेम्पररी, सारे एम्प्लॉय। उसके बाद टाइप्स ऑफ, ओके, व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स? All consideration, any consideration paid by employer to employee for services rendered by employee in the form of any consideration. These all are called as what? Employee benefit. कितने टाइप के रहेंगे? 4 types. Type 1, second long term, retirement benefit, termination benefits, retrenchment benefit, that is termination. अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट मतलब विद इन, सो पहले इसका बात करते हैं हम लोग आज। सिंपल पेपर अगर पढ़ के आए तो ये तो नहीं, और थोड़ा लेंदी है, 6 अकाउंटेंट स्टैंडर्ड पर लो हो जाएगा, रोज एक एक दो दो करेंगे किया, सिंपल है, कुछ है। स्टार्ट करें। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट सिंपल है बहुत। स्टेट हमें पीएनएल एक्सपेंस पेड करने का, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लायबिलिटी में जाएगा, प्रीपेड रहेगा तो एसेट में जाएगा, बराबर है? ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, recognize it as an expense. It as an expense स्लैश करके एसेट, या उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे या उसको एसेट ट्रीट करेंगे? एसेट कभी ट्रीट करेंगे नहीं, अगर वो एम्प्लॉई इंस्टॉलेशन के लिए इन्वॉल्व है तो देन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विल बी कैपिटलाइज, तो एसेट में डेबिट करेंगे, बराबर? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी। if payable, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग, बराबर है? थर्ड, रिकॉग्नाइज एज एसेट, if paid in advance, ब्रैकेट में प्रीपेड, समझा? सैलरी, वेजेस, ये सब का अकाउंटिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग जो करते हो वही करने का है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट अभी आपको पता चला कि ये कहाँ पे दिया है, ये कुछ में दिया है, ये सैलरी पर, सैलरी, वेजेस, अलाउंस, परक्विजिट्स जाएगा किधर? पीएनएल डेबिट में, पीएनएल में किधर? शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करके हेड होता है, उसमें जाएगा। क्लियर? शॉर्ट टर्म बेनिफिट में 4, एक सैलरी, वेजेस ये वाला है, दूसरा लीव एनकैशमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको टाइम लगेगा सॉल्व करने। फिर थर्ड है बोनस, एंड फोर्थ है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी में क्या है? परक्विजिट्स, ड्राइवर दिया, शॉपर ड्रिवन कार,
गिफ्ट दिया, ड्राइवर का सैलरी, पेट्रोल का खर्चा है, सब कंपनी पे कभी शॉपर पर नॉन मॉनेटरी करेक्ट, समझा नहीं समझा? अभी मेरे को सेकंड करना है बट सेकंड होएगा नहीं अपना, फिर मिडल में रख के नहीं कर सकते। सो हेडिंग तो लिख लो एटलीस्ट, paid leave. If you will not take leave, then you will be compensated by cash. But current year में like 20 लीव है, तो 20 लीव में से 15 लिया, तो बाकी का 5, तो 2 होता है इसमें, या तो कैरी फॉरवर्ड होता है या तो नहीं होता है। तो ये सबका कम, तो एक चार्ट ड्रॉ करके दूंगा, फिर एक इलस्ट्रेशन दूंगा, तो ये पिक्चर क्लियर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको लास्ट में जनरेट करेंगे। बड़े बड़े सारे क्वेश्चन है ना इसके बेसिस पे, ये आया ना, मतलब इसको बहुत टाइम लगने वाला, और ये कल का लेक्चर में देखते हैं हो गए नहीं हो गए, सम्स तो सारे नहीं होंगे सर, बट ये कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट का सेम है, इसके जैसा ही, टर्मिनेशन बेनिफिट भी बहुत सिंपल है, मेन रिटायरमेंट बेनिफिट में 2 है, डीसीपी डीसीबी। डीसीपी दैट इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डीबीपी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। चलो विल वाइंड अप हियर, क्या बोलते हो? नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आएंगे कल।